गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल करने वाले हैं। मतलब कि अभी तक तो हम डिफरेंट इंटीग्रेशन सीखते आए थे, अब उसका एप्लीकेशन के बारे में समझें कि उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट एंड इनडिफिनिट इंटीग्रल्स अलग अलग हो गया। तो एप्लीकेशंस को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एप्लीकेशन के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते भी हैं। तो सबसे पहले बेसिक समझेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चंस किस टाइप से हो सकता है, कैसा होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और इस एफ ऑफ एक्स को आप लोग को इंटीग्रेट करना है ए टू बी। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है ए टू बी। इसका मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन है तो इसका ग्राफ भी तो होगा ही होगा। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप का ग्राफ है। ये जो क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब इस एफ ऑफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, और इंटरवल आपका क्या है, इंटरवल आपका ए टू बी है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लेते हैं कि यहां पर कोई पॉइंट है, यहां मान लेते हैं जहां पर x की वैल्यू a है और यहां पर x की वैल्यू b है। तो अगर हम इस f ऑफ x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने का मतलब हो गया, और जब ये हम इंटरवल डालते हैं a टू b, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस f ऑफ x और ये जो लाइन है, अगर ये लाइन जो है, ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला लाइन, तो अगर हम इस लाइन का इक्वेशन बोले तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू a। और ये वाला जो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन जो हमने ड्रॉ किया है y एक्सिस के पैरेलल, ये इसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू b। ये हो जाएगा इक्वेशन। इस वाले लाइन का x इज इक्वल टू a, इस वाले लाइन का x इज इक्वल टू b इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है। अगर x एक्सिस के पैरेलल होता तो y इज इक्वल टू समथिंग हो जाता, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद ये इंटरवल हम रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इसके नीचे का जो एरिया है, इसका हम फाइंड कर रहे हैं। ये जो एरिया है इसको हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और हम ये लिमिट रखते हैं ए टू बी, इसका मतलब ये जो कर्व है एक्स एक्सिस और ये जो लाइन है, यहां पर जो लाइन, इसके बीच का हम एरिया निकाल रहे हैं। अच्छा, हमें कैसे पता एक्स एक्सिस, क्योंकि यहां पर आपको क्या दे रखा होगा, dx दे रखा होगा। इसका मतलब ये कर्व जो x एक्सिस के साथ और ये जो लाइन है x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, इनके बीच का जो ये एरिया है, इसका हम एरिया पता कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेट करने का मतलब ये हो गया। अच्छा, अगर यहां पर dy लिखा हो, जैसे कि मान लेते हैं एक और आपका दे रखा है, इंटीग्रेट करना है a टू b, और यहां पर g ऑफ x मान लेते हैं, g ऑफ x, और यहां पर dy मान लेते हैं। तो dy कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लेते हैं कि कोई ये ग्राफ है, ऐसे जा रहा है। अब dy होने कहने का मतलब हो गया, सबसे पहले इंटरवल है a, मान लेते हैं कि यहां पर a है और ये क्या है आपका b, अपर इंटरवल b है। तो ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाला जो लाइन होगा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू b। ये हो जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू b, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू a। और ये कौन सा फंक्शन है, g ऑफ x है, g ऑफ x। और इसको हम क्या कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो कर्व है, ये जो कर्व y एक्सिस के साथ, और एक जो लाइन होगा y इज इक्वल टू b इसके साथ, और दूसरा लाइन y इज इक्वल टू a इसके साथ, इनके बीच का जो एरिया है, इसका हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। ये एरिया फाइंड कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये हो गया जब हम ये काम करते हैं। तो इंटरवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें इंटरवल से नहीं होगा तो हम
उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, और हमें इंटरवल्स नहीं पता है तो हम एरिया कैसे पता करेंगे, वो एरिया कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए इंटरवल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स कर रहे हैं, इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी करेंगे, जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस देगा, जैसे कि आपको क्यूबॉइड दे देगा या फिर स्फीयर दे देगा और बोलेगा उसके वॉल्यूम को मैक्स कीजिए, सरफेस एरिया को मैक्स कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझना है कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उस इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया। इसका मतलब ये होगा कि जब हम किसी कर्व को इंटीग्रेट करेंगे अगर x के रिस्पेक्ट में, तो वो कर्व और x एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा उसको हम पता कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे, देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर y axis x axis and x is equal to 3। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है कि आपको एरिया पता करना है, हमें एरिया पता करना है कैसा, बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ये एक कर्व है y, वैसे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक पैराबोला टाइप का आपका इक्वेशन हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला भी कह सकते हैं, या फिर एक लाइन ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, इसका हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दे रखा है, y एक्सिस, x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 3। अब ये कुछ आपको लाइंस दे रखे हैं, ये कर्व है, ये क्या है, x एक्सिस, y एक्सिस, 3, ये सब लाइंस है। इनके बीच में जो एरिया है, जो स्पेस होगा, उस स्पेस का एरिया आप लोगों को पता करना है। तो अगर इसका हम ग्राफ सबसे पहले प्लॉट कर देते हैं, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, 0, तो y की वैल्यू भी 0 ही होगी, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। अब अगर x की वैल्यू +1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, मतलब कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर +1 ही होता है। तो अगर x की वैल्यू -1 रखा तो y की वैल्यू ये आ जाएगा +1। अब अगर x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 2 रख लीजिए, 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 4, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा। और अगर x की वैल्यू हम -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4 ही होता है। अगर x की वैल्यू -2 रखा तो y की वैल्यू +4 ही हो जाएगा। अब इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा। इस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ तो चले बन गया। अब हमें क्या करना है, ये क्या है, इसका ग्राफ y एक्सिस कौन सा है, ये है y एक्सिस, x एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस तो नीचे वाला भी, x एक्सिस नीचे वाला भी है, और यहां पर बोल रखा है x इज इक्वल टू 3, ये भी एक लाइन दे रखा है। तो x इज इक्वल टू 3 क्या होगा, देखिए सिर्फ x इज इक्वल टू अगर 3 दे रखा है, इसका मतलब एक लाइन होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा।
ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो हम देखेंगे x की वैल्यू 3 कहां पर है, तो x की वैल्यू 3 यहां पर है। तो यहां पर क्या होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसा कुछ बनेगा। तो अब क्या बोला है, y एक्सिस, x एक्सिस, x इज इक्वल टू 3 और ये इक्वेशन, इनके बीच का जो स्पेस है, मतलब कि ये सब के बीच का क्या है, y एक्सिस, और यहां का तो हम निकालेंगे नहीं, ये कर्व है, तो इस कर्व के नीचे का, अब कर्व के नीचे का ये जो शेडेड पोर्शन है, यही तो है, यही तो है, ये रहा y एक्सिस, ये वाला y एक्सिस। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका आप लोगों को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ये किसके नीचे का हम एरिया निकाल रहे हैं, इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं। इस कर्व के अगर नीचे का एरिया निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमें इस कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इस कर्व को हम इंटीग्रेट करेंगे और हमें वहां पर लिमिट्स रखना पड़ेगा। लिमिट्स हम क्या रखेंगे, देखिए y एक्सिस पे कहां जाकर मिल रहा है, ओरिजिन पे मिल रहा है, ये कर्व, ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये यही तो जाकर मिल रहा है यहाँ ओरिजिन पे। तो ओरिजिन से हमें कहां तक लेना है, 3 तक लेना है। मतलब कि हमारा लिमिट्स जो है, लिमिट्स होना चाहिए 0, लोअर लिमिट होना चाहिए 0 और अपर लिमिट क्या होना चाहिए 3। और फिर इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे इन द इंटरवल 0 to 3, तो आपका ये जो शेडेड पार्ट है, इसका एरिया निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू, शेडेड पार्ट का अगर एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कर्व है, इस कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कर्व क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y क्या है, y एफ ऑफ एक्स ही तो है, y को हम एफ ऑफ एक्स ही तो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर हमें इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यहां पर dx होना चाहिए, और लोअर लिमिट क्या है आपका 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, यहां से 0 to 3, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहां पर लिमिट हो जाएगी 0 और यहां पर 3, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट हो गया, अब लिमिट्स की वैल्यू रख देनी है। तो यहां पर अगर हम रखते हैं 3 क्यूब, तो यहां रख दीजिए 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस, यहां पर हो जाएगा 0, 0 क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा। अब यहां से ये कैंसिल आउट होगा, तो यहां पर हो जाएगा 2। अब 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर होता है 9, तो हम यहां लिख देंगे 9। और हम क्या निकाल रहे हैं, हम यहां पर एरिया निकाल रहे हैं, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट्स, यहां पर हमें स्क्वायर यूनिट्स लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के जो एप्लीकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। कर्व को आपको इंटीग्रेट करना है, और ये लिमिट्स कहां से पता चलेगा, या तो क्वेश्चन में ही आपको लिमिट्स दे देगा, या तो कभी कभी लिमिट्स नहीं भी देगा, तो आपको लिमिट्स को पता करना पड़ेगा। कुछ इक्वेशंस देंगे जिनको हम सॉल्व कर कर लिमिट्स को पता करेंगे, फिर हम इस तरीके से करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ तो हम समझने के लिए प्लॉट किए थे, आप चाहें तो आप डायरेक्टली ही ये काम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curves y square is equal to 9x and x square is equal to 9y। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। इस क्वेश्चन में आप लोग को लिमिट्स नहीं दिया है, तो लिमिट्स नहीं दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इंटीग्रेट तो कर देंगे कर्व को, ठीक है, हमने इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इस लिमिट्स के बीच का हमें एरिया पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे।
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें लिमिट्स का पता चल जाएगा वहां से। तो ये दोनों देखिए y इक्वल टू 9x, x स्क्वायर इक्वल टू 9y, ये तो पैराबोला के इक्वेशंस है। क्योंकि पैराबोला का इक्वेशंस क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप का कोई इक्वेशन होता है। अगर वो x एक्सिस के अलोंग है और अगर वो y एक्सिस के अलोंग है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसका हो जाता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये इक्वेशन हो जाता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये जो इक्वेशंस है ये तो पैराबोला के ही इक्वेशंस है, ठीक है। तो अगर इसका हम थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है और उसको कैसे हमें करना है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ हम वैसे प्लॉट करेंगे समझने के लिए, फिर हम वहां से सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पर दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब यहां पर जब भी ऐसा कोई इक्वेशन होता है, ध्यान दीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जब भी y स्क्वायर यहां पर दे रखा है तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा पैराबोला है वो x एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। यहां पर y स्क्वायर है तो पैराबोला किसके अलोंग होना चाहिए, x एक्सिस के अलोंग। अब x एक्सिस के अलोंग ऐसे भी हो सकता है और इस साइड में भी हो सकता है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि कौन से साइड का होना है। तो अगर यहां पर प्लस का साइन है तो पैराबोला हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और अगर यहां पर माइनस साइन होगा तो हमारा पैराबोला निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब हमारा जो पैराबोला होना चाहिए वो पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा हमारा पैराबोला, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर बोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। जब भी हमारा यहां पर ऐसा इक्वेशन देगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जब भी एक्स स्क्वायर देगा तो हमें समझ जाना है कि हमारा जो पैराबोला होना है या तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग होगा या तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग होगा। अब पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग होगा या नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग, इसके साइन से पता चलेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो यहां पर कौन सा साइन है, प्लस है, तो हमारा पैराबोला ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। ये जो कर्व है और ये जो कर्व है इनके बीच का जो एरिया है, इनके बीच का जो स्पेस है उसका आप लोग को एरिया पता करना है। और इनके बीच का जो स्पेस है उसका एरिया कौन सा है, यही तो है। ये शेडेड पोर्शन है तो इनके इन दोनों के कर्व के बीच का एरिया, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये शेडेड पार्ट हमें निकालना है। अब ये शेडेड पार्ट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और ये वाला जो इक्वेशन है ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो कर्व है, ये जो कर्व है ये इस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन का। तो अगर हम इस इक्वेशन इसको 9x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, 9x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो कर्व है इसके नीचे का एरिया निकल कर आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस कर्व के नीचे का एरिया निकल कर आ जाएगा आपका, इस कर्व के नीचे का एरिया, ठीक है। और अगर आपको यहां तक का फाइंड करना है, यहां तक का, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स पता करना पड़ेगा। अब लिमिट्स कैसे पता करेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वहां से आपका x और y निकल कर आ जाएगा, वही आपका इन लोगों का क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम लिमिट्स पता कर लेते हैं। देखिए यहां पर इक्वेशन आपका दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y।
यहां से हमें क्या करना है, x का वैल्यू क्या है, या फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9x हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या है, इक्वेशन सेकंड। अब इसको इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, इन इक्वेशन सेकंड y की वैल्यू क्या थी, √9x, ठीक है। यहां पर है आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू y की वैल्यू क्या है, यहां पर y की वैल्यू है √9x, कहने का मतलब इसको आप लिख सकते हैं 3√x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3√x अगर हम यहां पर लिखते हैं तो यहां से हो जाएगा 3√x, 9 वैसे का वैसे ही, y की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 3√x हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 27√x, ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको एक इक्वेशन बनाना है, ये तो इसको इधर भेज देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से √x को रिमूव करेंगे, हमें √x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। अगर x होगा तो आसानी से हो जाएगा, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x⁴ इज इक्वल टू 27। अब स्क्वायर करते हैं तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर 729, और यहां पर √x का स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसको अगर इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस 729 x इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, x को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर x को कॉमन निकाला तो यहां पर हो जाएगा x³ और यहां पर हो जाएगा माइनस 729 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहां से एक बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां से x³ माइनस 729 हो जाएगा, तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, तो x³ माइनस 729 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही तो होता है, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो या तो x को 0 होना पड़ेगा, या तो इस वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा, या तो दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो हम इसको भी 0 ले लेते हैं और इसको भी 0 ले लेते हैं, तो यहां से x की वैल्यू तो 0 आ गई, और यहां से x³ ये 729 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 729, ये 729 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 729, और यहां पर है x³, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो यहां पर हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा, और ये 729 जब इधर आएगा तो 729 का क्यूब रूट क्या होता है, 9 होता है, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 9 और यहां से x की वैल्यू हो गई 0, ये हो गया। यहां पर थोड़ा ध्यान देना है कि 729 को हमने डायरेक्ट यहां पर भेजा है, हो जाएगा प्लस 729 और उसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा 9। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, x का वैल्यू तो मिल गया हमें, y भी तो पता होना चाहिए, तभी तो कोऑर्डिनेट का पता चलेगा, यहां से कोऑर्डिनेट का पता चलेगा। y अगर निकालना चाहते हैं आप तो x का वैल्यू 0 है, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, पहले इक्वेशन में भी सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पहले इक्वेशन में रख देते हैं, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहां लिख दीजिए y इज इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0 है, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 9 है, अगर x की वैल्यू 9 है तो यहां से y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 81, और y स्क्वायर अगर 81 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √81, और √81 कितना होता है, 9 होता है, ये हो जाएगा 9। वैसे तो y स्क्वायर 81 है तो y की वैल्यू प्लस माइनस 9 होना चाहिए, प्लस माइनस 9, तो माइनस 9 की तो जरूरत ही नहीं है, नीचे तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो हमें माइनस 9 की तो जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर हमें सिर्फ प्लस 9 की जरूरत है, क्योंकि वो यहाँ पर मिलेगा हमें, ठीक है। तो x 0, y 0 आ गया, मतलब कि पॉइंट तो ये निकल कर आ गया ओरिजिन कि जो दोनों कर्व है, ये जो दोनों कर्व है ये कहां पर मिल रहे हैं, 0, 0 पे मिल रहे हैं, और एक और पॉइंट पर मिल रहे हैं। अच्छा, यहां पर y होगा, अगर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 9 है, मतलब 9, 9 पे मिल रहे हैं, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है आपका, 9, 9 है, ये आपका। तो अगर इसको हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 0, 9, ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, 0, 9। इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 9। क्यों, क्योंकि ये वाला जो लाइन होगा
वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए ये तो हमें पता चल गया। अब आप लोगों को क्या करना है, एक चीज ध्यान से यहां पर समझना है। इस कर्व को हम यहां पर दोबारा बनाते हैं समझने के लिए, सिर्फ इस वाले पार्ट को, शेडेड पार्ट को। एक कर्व आपका ऐसे है और एक कर्व आपका ऐसे है। ठीक है, अब ध्यान देना है आप लोगों को कि अगर इस वाले कर्व को हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से 9 के बीच में, ये 9 हो गया, 0,9। ठीक है, अगर इस वाले कर्व को, ये ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करते हैं हम, तो आपका क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन, ये इस पूरे का एरिया निकल कर आ जाएगा। एक्स के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए नीचे का कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। जब ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके नीचे का x, अब अगर इस ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करते हैं तो इसके नीचे का एरिया निकल कर आ जाएगा, और हमें चाहिए सिर्फ ये पार्ट इसके बीच का। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसके नीचे वाला कर्व है, ये वाला जो कर्व है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये नीचे वाला निकल कर आ जाएगा, ये नीचे वाला निकल कर आ जाएगा, ये नीचे वाला एरिया निकल कर आ गया। और हमें चाहिए सिर्फ ये वाला, तो हम क्या करेंगे, जब ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा निकल कर आ जाएगा, और जब नीचे वाले कर्व को करेंगे तो नीचे का निकल कर आ जाएगा। तो इस पूरे में से इस नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो ये इनके बीच का निकल कर आ जाएगा एरिया। आपको समझिएगा ध्यान से, इस पूरे में से हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए, तो ये निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब कि जब इस वाले कर्व को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया निकल कर आएगा, फिर इस नीचे वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन निकल कर आएगा। तो ऊपर वाले कर्व के एरिया से नीचे वाले कर्व के एरिया को हम माइनस कर देंगे तो ये इनके बीच का कॉमन जो पार्ट है, इनके बीच का जो एरिया है बाउंडेड, उसका हमें एरिया निकल कर आ जाएगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। इस वाले पार्ट को मिटाते हैं, देखिए यहां से हम लिख देंगे एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बिटवीन कर्व्स। कैसे होगा, लिमिट्स तो हमें पता चल गया कि 0 to 9 है, तो ये 0 से 9 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 9 हो गया। अब ये ऊपर वाला कर्व क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब y स्क्वायर है ना, यहां तो y होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट 9x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और y तो f ऑफ x होता है, इसका मतलब अंडर रूट 9x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे अंडर रूट 9x को, ये अंडर रूट 9 है तो ये बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 3 रूट x, तो ये हो जाएगा 3 रूट x। ये तो ऊपर वाला कर्व हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया निकल कर आ जाएगा। अब हमें नीचे वाले कर्व के एरिया से माइनस करना है, तो नीचे वाला कर्व क्या है आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। अब यहां से आपका y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9, नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9। अब y तो f ऑफ x होता है, y तो f ऑफ x है, क्योंकि हम x एक्सिस के x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला कि 9y को इंटीग्रेट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, y की जगह पर एक्स स्क्वायर अपॉन 9 लिखेंगे और माइनस करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले का एरिया अपॉन नीचे वाले का एरिया ये निकल कर आ जाएगा, और यहां पर हो गया dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब यहां पर रूट x है, इंटीग्रेट करते हैं। 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल देंगे। यहां पर x का पावर क्या है, x का पावर है 1/2, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 पहले से है, और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में +1 करते हैं और ठीक उसके पावर से डिवाइड कर देते हैं। यही तरीका है इंटीग्रेट करने का। और यहां पर x का पावर क्या है, 2 है, तो 1/9 तो कांस्टेंट वैल्यू है 1/9, इसको हमने बाहर निकाल दिया। ये हो जाएगा x³ अपॉन 3, ये हो जाएगा,
और यहां पर हम लिमिट्स रख देंगे 0 to 9, हम ये लिमिट्स रख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहां पर ध्यान से देखना है, ये है आपका 3, लिख देंगे यहां पर 3। इसको अगर सॉल्व करते हो 2 into 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2। यहां पर हो गया x के पावर में हो जाएगा 3/2 अपॉन, यहां पर हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/9 3 27 और यहां पर हो जाएगा x³ 0 to 9, ये हो गया आपका। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या होगा, कट जाएगा, और ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, हम यहां लिख देते हैं 2, और अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिमिट्स भी रख रहे हैं। तो यहां पर अगर लिमिट्स रखते हैं तो ये हो जाएगा 9 to the power 3/2, ये हो जाएगा 2 into, ये वाला 2 तो यहां पर है, ये हो जाएगा 9 to the power 3/2, और यहां पर भी 9 रखना पड़ेगा, तो ये है माइनस, ये है 1/27 into 9³, ये हो गया। अब यहां पर क्या आता है, माइनस का साइन आता है, माइनस साइन देंगे, और जहां जहां x है वहां पर हमें 0 रखना होता है। तो अगर यहां पर हम 0 रखते हैं तो वो तो 0 ही होना है, 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर 0 होगा, यहां पर भी 0 होगा, तो उसको हमें लिखने की जरूरत है नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 into, अब 9 को हम 3² भी लिख सकते हैं, तो हम यहां लिख देंगे, इस वाले पार्ट को मिटाते हैं, यहां पर हो जाएगा 3² into, इसके पावर में क्या है 3/2, तो यहां पर हो जाएगा 3/2 माइनस 1/27। अब देखिए 1/27 को हम लिख सकते हैं 3³ ही 27 होता है, तो 3³ लिख देते हैं into 9 को हम लिख सकते हैं 3² और यहां पर क्या है, पावर 3 है, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, 2 और ये 2 कट जाएगा, ये हो गया 2 into 3 to the power 3 माइनस, यहां पर देखिए 3 2 जा 6, मतलब यहां पावर में क्या है 3 के पावर में है 6, और डिनोमिनेटर में क्या है 3 to the power 3, तो ये 3 to the power 3 जब इससे कैंसिल आउट होगा तो ऊपर में क्या बचेगा, यहां पर है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 to the power 6, और 3 to the power 6 डिवाइडेड बाय 3 to the power 3 क्या हो जाएगा, जब इसको हम कट करेंगे तो हो जाएगा 3 to the power 3, ये आ जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर हम डिवाइड करते हैं 3 to the power 6 अपॉन 3 to the power 3, तो ये हो जाता है 3 to the power 6 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 to the power 3, ये हो जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे 3 to the power 3, ये हो गया। अब 3 to the power 3 कितना होता है 27 into 2 54, ये हो जाएगा 54, और ये हो गया 27, और ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स। लास्ट में आपको स्क्वायर यूनिट्स भी लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, तो यूनिट्स अगर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपका एक नंबर वहां पर कट जाए, सारा क्वेश्चन सही होगा, एक नंबर कट जाएगा, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, यूनिट्स पे भी ध्यान देना है, यूनिट्स लिखना जरूरी है। तो देखिए कितना आसानी से हुआ ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत ध्यान से समझना है जब हम एरिया निकालते हैं कर्व्स के। और ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, ये आपके 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, कोनिक सेक्शन एक चैप्टर होता है जिसमें आपको सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये सब पढ़ना होता है। तो वहां से हम समझेंगे कि देख कुछ इक्वेशन को देखकर ही हम कैसे पता लगाएंगे कि पैराबोला का इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है, कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसको अच्छे से कीजिए।